नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे चांदी की, जहां पर IIBX में ऑफकोर्स चांदी ने जिस तरह का कारोबार किया है वो तो काफ़ी स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 500 टन का काम किया जा चुका है, लेकिन मांग अब बाजार की ये है कि और भी क्वालिफाइड ज्वेलर्स इसके मेंबर्स बने और जो मियाद है या जो टर्नओवर है या जो उनकी ज्वाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको थोड़ा सा यहाँ पर लोअर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलर्स यहाँ पर ज्वाइन इन हो सकें। इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहाँ पर पिछले हफ्ते करीबन 2% की गिरावट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ हुई है। कहाँ जा सकते हैं भाव, इस पर करेंगे बातचीत। मसालों में बात करेंगे यहाँ पर जीरे की, जहाँ पर तेजी तो चलने लगी थी और बाजार का मानना भी है कि पाइपलाइन खाली है, लेकिन अभी भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के साथ आज कारोबार। इन सभी कमोडिटीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन नरेंद्र वाधवा, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। राजगुर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगुर जुड़ेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ जीरे पे बात करने के लिए। लेकिन शुरुआत यहाँ पर पहले चांदी के साथ ही कर लेते हैं और कुणाल पहले प्राइसेस पे व्यू जान लेते हैं। जिस तरह की उठापटक हमने चांदी में अब भी बरकरार होते हुए देखी है, जहाँ पर 70-72 के बीच में चांदी अटकती हुई नजर आई है, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? फंडामेंटल देखेंगे चांदी के, वो बहुत ही ज्यादा बुलिश है। आने वाले साल में हमें ये साल में अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। सिल्वर कंजर्वेटिवली $28-29 के आसपास जा सकती है। पर ये जो दौर है जहां पे लगातार यूएस से जो डेटा निकल के आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड डेटा आ रहा है, उसके कारण डॉलर इंडेक्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। सो एक और एक महीना शायद कंसोलिडेशन कर सकता है, रेंज में रह सकता है। बट श्योरली अप्रैल ऑनवर्ड्स मुझे बुल मार्केट स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। रेट यूएस में कट होना इमिनेंट है, रेट नीचे आने ही वाले हैं और डॉलर इंडेक्स 105-105.50 के ऊपर जाएगा नहीं। सो मैक्रो फैक्टर्स भी अप्रैल महीने के बाद सिल्वर को सपोर्ट करेंगे। डिमांड सप्लाई से तो तेजी है, सो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ सिल्वर में डिप्स पे लॉन्ग कीजिए आप। 71,000 के आसपास आप फार्मन कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग कीजिए। 72,900 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में, 69,000 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मेरा व्यू है। ऑलराइट, तो 69,000 के नीचे प्राइसेस नहीं जाने की उम्मीद है और अप्रैल से भावों में बढ़ने की एक्सपेक्टेशन भी है। जो एक महीना है वो अगला थोड़ा सा रेंज बाउंड चांदी के लिहाज से रह सकता है। लेकिन जहां तक चांदी इंपोर्ट्स की बात है तो IIBX के थ्रू भी हमने अच्छे खासे वॉल्यूम्स यहां पर आते हुए देखे हैं। 500 टन का एक नंबर है जो यहाँ पर IIBX ने यहाँ पर रीच किया है। नरेंद्र जी, मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रही थी जहाँ पर CPI ने अब IFSCA से अपील की है कि चांदी में जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं यहाँ पर उनकी जो नेटवर्थ है उसको थोड़ा सा कम की भी इजाजत दी जाए। क्या कुछ है नंबर्स जो आप प्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरह की कॉन्वर्सेशंस हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, हमारी कंटिन्यूस इंटरेक्शन रहती है रेगुलेटर से, IFSC रेगुलेटर से। लास्ट वीक हमारी मीटिंग हुई थी तो हमने अपनी अप्रिहेंशन जताई थी वहां पर कि हम कैसे ट्रेड को बढ़ा सकते हैं गिफ्ट सिटी के अंदर। और उसके अंदर थोड़ी सी ट्वीकिंग हम चाह रहे थे कि जैसे क्वालिफाइड ज्वेलर्स जिन्होंने एक नेटवर्थ का क्राइटेरिया रखा है कि 25 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए अगर किसी ज्वेलर को इंपोर्ट करना है गोल्ड, तो उसी क्राइटेरिया के अंदर सिल्वर भी लाए थे। लेकिन हमारा ये कहना है कि सिल्वर जो है एक तो प्रीशियस मेटल तो है ही है, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसकी एप्लीकेशन है काफी जगह, जैसे सोलर के अंदर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर और केमिकल्स के अंदर। आपका ई व्हीकल आ रहे हैं और वहां पर भी इसकी काफी एप्लीकेशन है। तो हमने कहा है कि ये जो क्राइटेरिया है 25 करोड़ का, इसको घटा के एक स्पेशल कैटेगरी बनाई जाए जिसके अंदर सिल्वर इंपोर्टर जो हैं उनको 10 करोड़ का नेटवर्थ का क्राइटेरिया जो है उसके ऊपर दिया जाए, जिससे कि हमारे को लगता है ये मार्केट काफी बढ़ेगी गिफ्ट सिटी से। देखिए, गिफ्ट सिटी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि इसको सक्सेसफुल बनाया जाए और थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ट्वीक करके इंपोर्ट जो है वहां से चैनलाइज करे जाए। तो उसी दिशा के अंदर सिल्वर का भी वही रहेगा। और हमारा कहना है कि अगर हमारे को बढ़ाना है इस मार्केट को, IFSC को सक्सेसफुल करना है, इंपोर्ट वहां से करने हैं, तो ये थोड़ा सा नेटवर्क के क्राइटेरिया को थोड़ा ट्वीक किया जाए। नरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आपने रिसेंटली यहाँ पर मीटिंग की है। चांदी की ऑफकोर्स एक चीज़ है जहाँ पे आपने कहा कि एक सजेशन भी आपने यहाँ पर दिया है, लेकिन मीटिंग में और क्या कुछ निकल के आया, अगर हमारे साथ शेयर कर सकें?
देखिए, ग्रोथ ऑफ द मार्केट, जो जो चीजें हो सकती हैं वो हम कंटिन्यूअसली एज ए एसोसिएशन बात करते रहते हैं। और थोड़े से डॉलर को लेकर जो कि सेटलमेंट है, क्वार्टरली सेटलमेंट एक क्राइटेरिया है जो कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन में है, क्वार्टरली सेटलमेंट करनी होती है। तो हमने कहा कि इंटरनेशनल टेरिटरी में हमारे को बेस्ट प्रैक्टिसेस देखनी है अदर ज्यूरिसडिक्शन में। तो ये जो क्वार्टरली सेटलमेंट वाला है, ये भी एक हमारा सबमिशन रहा है रेगुलेटर को, गिफ्ट सिटी के, कि वो हटाया जाए क्वार्टरली सेटलमेंट का। इसी तरह केवाईसी नॉर्म्स है, एनआरआई को एक्सेस दी जा रही है आईएफएससी में, तो उनके डिजिटल केवाईसी जो है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, वो अभी यहाँ पर नहीं है गिफ्ट सिटी में। तो वो भी हमने मांग करी है कि हमारे को वो भी लाने की जरूरत है, क्योंकि ये मार्केट बड़ा बनता जा रहा है, बहुत इंटरेस्ट है एनआरआईज का, फॉरेन इन्वेस्टर का गिफ्ट सिटी के थ्रू रूट करने का। तो हम चाह रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वर्ल्ड की, उसको लाया जाए, रादर देन हम लोकल जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके रेगुलेटर को फॉलो करें। तो क्लियरली वो 3-4 चीज़ें यहाँ पर, एक तो इम्पोर्टर, जो चांदी के इम्पोर्टर्स हैं या क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं, उनकी नेटवर्थ को यहाँ पर 10 करोड़ करने की मांग है। जो सेटलमेंट है क्वार्टरली, उसके ऊपर यहाँ पर शेयर बदल करने की बात की जा रही है। और जो एनआरआईज हैं उसके लिए, उनके लिए ऑनलाइन डिजिटल एक्सेस केवाईसी के तरीके से किया जाए। ऑफकोर्स वो मीटिंग में ये 3-4 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं और उनके ऊपर यहाँ पर नज़र रहेगी भी। हमारे साथ इब्जा के सुरेंद्र मेहता भी अब हैं। सुरेंद्र जी, जहाँ तक IIBX का रिपोर्ट कार्ड है, एज ऑफ नाउ 540 टन चांदी इंपोर्ट की जा चुकी है, 60 टन यहाँ पर हमने सोना इंपोर्ट होते हुए देखा है। और IIBX ने यहाँ पर लगातार क्वालिफाइड ज्वेलर्स को बुलाया भी है, इन्वाइट भी किया है, ताकि वो UAE TR की होल्डर्स हैं या फिर अगर अदरवाइज इस जो अचीवमेंट्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट करने के लिए भी यहाँ पर लगातार बातचीत चलती रहती है। आप कैसे देखते हैं इन वेरियस स्टेप्स को, और क्या लगता है अब यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए? और देखिए, जब IIBX शुरू हुआ था तो थोड़ा सा रिजर्व बैंक को और भारत सरकार को एक एप्रीहेंशन था कि क्या इसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो अचानक से ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि आप जब IIBX के पहले सिर्फ बैंकर्स और नॉमिनेटेड एजेंसी को गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करने की परमिशन दी। उसके बाद IIBX आने के बाद हमने एक ज्वेलर कैटेगरी को उसके अंदर लेकर आए और उसको क्वालिफाइड ज्वेलर्स की एक कैटेगरी बनाई, जिसकी नेटवर्थ 25 करोड़ रुपया रखी। उसी समय ये रिजर्व बैंक ने और तमाम एजेंसियों ने तय कर लिया था कि पहले इसको धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले तो जो बड़ी एजेंसी है, जैसे बैंक्स हैं या दूसरी नॉमिनेटेड एजेंसी हैं, उनको यहाँ पर एक मैंडेटरी करना चाहिए कि भाई वो अपना जितना भी इंपोर्ट है वो IIBX के जरिए करें। और उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो नीचे ज्वेलर्स तक भी पहुंचना चाहिए, जो स्टार्टिंग में 25 करोड़ रखा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली एक बार जब बैंक पूरा इसमें इंपोर्ट में भागीदारी कर लेते हैं IIBX के जरिए, उसके बाद जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं उनकी नेटवर्क को कम करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो दूसरे जो 1-2 सजेशन सेटलमेंट के और NRI के आपने बताए हैं, वो ऑलरेडी हम लोगों ने भी कहा है कि इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। इवेंचुअली IIBX को पूरी गोल्ड इंडस्ट्री और स्पेशली IBJ ये फ्यूचर देख रहा है कि ये फ्यूचर में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जितना भी इंपोर्ट होगा, मे बी 5 years डाउन द लाइन और 3 years डाउन द लाइन, जितना भी गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट होगा वो सिर्फ IIBX के जरिए ही होना चाहिए। सुरेंद्र जी, जहाँ तक एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक मांग को लेकर नंबर्स हैं, वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जनवरी फरवरी के जो नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। अब आगे जाके ऑफ कोर्स अक्षय तृतीया है, शादियाँ इस बार सारी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे चुनाव अभी आने वाला है तो मार्केट ऑलरेडी डल हो चुका है। जो B2C बाइंग बिल्कुल मैं कहूंगा कि लगभग 30% तक ड्रॉप हो चुकी है, और ये और भी ड्रॉप होती हुई चली जाएगी, क्योंकि जब तक चुनाव पूरे नहीं होते B2B गुड्स के मूवमेंट में बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट यदि बराबर हो तो भी हमने पहले भी देखा है कि माल को रोक लिया जाता है और उसके बाद में बहुत उसमें दिक्कत होती है। हम तमाम सरकारी एजेंसियों से, इलेक्शन कमीशन से, सबसे बात कर रहे हैं। तो ये जो गोल्ड एंड सिल्वर का जो मूवमेंट है, जो मार्केट है, ये चुनाव तक लगभग अगले 1 क्वार्टर तक, तो मुझे लगता है 30 जून तक या मे बी अप टू 15 में ये ऐसा ही रहने वाला है। क्योंकि आगे यदि आप देखें तो इस बार गर्मियों में शादियां भी ज्यादा नहीं है। जो अगली शादी का सीजन है वो सीधा विंटर सीजन में आता है। तो मुझे लगता है कि इस साल जो ये जो सेकेंड क्वार्टर है, अप्रैल में जून, उसमें गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट के नंबर्स बहुत ही कम होंगे।
ऑलराइट, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट होने की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, एक्सचेंज गोल्ड ज़्यादा है, लेकिन जैसे कहा गया कि मई जून के बाद ही हम यहाँ पर खरीदारी लौटता हुआ देखेंगे, क्योंकि उसके बाद ही शादियों का सीज़न भी है। बहुत शुक्रिया मिस्टर वाधवा। सुरेंद्र जी, आपका समय निकालने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे यहाँ पर अपने एक्सपर्ट्स को, लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी पैक पे नज़र डाल लेते हैं, जहाँ पे कुणाल हमने मुनाफा वसूली लौटते हुए देखी है, चाहे वो नेचुरल गैस है या फिर कच्चा तेल। जी हाँ, दोनों में प्रॉफिट टेकिंग है। स्पेशली कच्चे तेल में लीबिया से प्रोडक्शन स्टार्ट होने के कारण कच्चा तेल और नीचे जा सकता है। 6250 6200 के टारगेट के लिए आप बेच सकते हो। साथ ही साथ बात यहाँ पर मेटल्स की करेंगे। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स अब यहाँ कहाँ हैं? मनीषा, फ्राइडे को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा आएंगे चाइना के। उसके पहले मुझे लग रहा है साइडवेज रेंज में मूवमेंट रहना चाहिए कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम के अंदर। कॉपर जो है मुझे लग रहा है 725 के आसपास जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। मार्च वायदा जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और 720 के नीचे जो उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 730 732 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लेना है। बहुत बड़ी तेजी के हिसाब से नहीं खेलना है इसके अंदर। फ्राइडे के दिन का वेट करें, एक बड़ा डेटा आएगा चाइनीज तरफ से, उसका थोड़ा वेट करना जरूरी है। जी हाँ, एब्सोल्युटली, काफ़ी डेटा हैवी हफ्ता होने वाला है ये, चाहे इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, पीएमआई नंबर्स हैं या फिर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हैं, काफ़ी कुछ इसी हफ्ते में ही है। साथ ही साथ यहाँ पर सोने की भी बात करना चाहेंगे। और जतिन, यहाँ पर क्या कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? एग्जैक्टली, राइटली पॉइंटेड। इस हफ्ते डेटा जो है स्पेसिफिक ड्रिवन मार्केट रहेगा। डॉलर इंडेक्स जो थोड़ा सा मोमेंटम में रहना चाहिए, उसी के साथ में उसके रिलेटेड जो भी करेंसीज, कमोडिटीज, उसके अंदर ट्रेंड बेस्ड मूवमेंट रहेगा। वोलेटाइल रेंज जो मैं देख रहा हूँ गोल्ड का, वो रहेगा अराउंड 62,000 से लेके 62,500 और 62,200 के आसपास में कंफर्टेबल हूँ बाइंग करने के लिए। कॉमेक्स के डॉलर में भी अगर हम देखने जाएंगे तो 2025 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। तो जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं 62,000 M6 पर, तब तक मेरा व्यू इसके अंदर पॉजिटिव है। 2 से 3 दिनों का व्यू पॉइंट लेकर चले, 62,500 से लेकर 62,600 के टारगेट्स रखते हैं। साथ ही जतिन, डॉलर इंडेक्स को कैसे देखते हैं आप? मनीषा, इस हफ्ते में डॉलर रेंज की जो अराउंड अबाउट 10360 से लेके 10450 इस रेंज के अंदर देख रहा हूँ मैं। 105 के ऊपर प्राइसेस अगर ट्रेड होंगे तो ही बहुत बड़ा पैनिक जो है वो कमोडिटीज करेंसीज में देखने मिलेगा। बट इट इज वेरी अनलाइकली कि उसके ऊपर जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा जो है वो साइडवेज रेंज के अंदर है पिछले 5 महीने से 3% के आसपास। तो ये जो ड्रिफ्ट होना शुरू होगा इन्फ्लेशन डेटा, उसके बाद डॉलर इंडेक्स भी आपको अराउंड 102 101 के आसपास देखना शुरू मिल जाएगा। बट जैसे 3% के नीचे का बैरियर तोड़ना शुरू करे उसके बाद ही होगा ये। तब तक ये जो रेंज है डॉलर इंडेक्स के अंदर 103 से 104.50 के आसपास ये चलती रहेगी। और साथ ही साथ में अन्य कमोडिटीज के अंदर एग्री कमोडिटीज़ की भी यहाँ पर बात करेंगे, जहाँ पर जीरे में लास्ट वीक की थोड़ी सी तेज़ी के बाद फिर मुनाफा वसूली बनते हुए नजर आई है। कुणाल, जीरे में क्या चार्ट्स ट्रेंड दिखाते हैं और बाकी एग्री स्पेस में अब क्या व्यू है? जीरे में प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रहेगा मुझे लग रहा है, और मौजूदा स्तर से भी आपको 500-600 रुपए की गिरावट और देखने मिलेगी। तेजी नहीं नजर आ रही है, ये साल प्रोडक्शन अच्छा है। सो जीरा बेच सकते हैं मौजूदा रेट पे भी, और 21,000 तक के लेवल आपको जीरे में धीरे धीरे आते हुए देखने मिल सकते हैं। और बाकी कमोडिटीज़ में क्या व्यू है आपका, क्योंकि कुछ प्रेशर हमने गुआर में, कैस्टर में यहाँ पर फिर बनते हुए देखा? इवन गुआर में भी मुझे फिलहाल कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। कैस्टर सीड में भी चाइना स्लो डाउन के कारण कोई तेजी नजर नहीं आ रही, एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर रहेगी। सो ओवरऑल एग्री कमोडिटी में कोई तेजी का रुख नजर नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर कम ही हैं, जहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर सेल कॉल्स यहाँ पर आती हुई, इंक्लूडिंग जीरा, गुआर और बाकी एग्री कमोडिटीज़ में भी। बहुत शुक्रिया कुणाल, जतिन, साथ देने के लिए। रुकेंगे इस ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर का एक बहुत बेहतरीन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आप बने रहिए हमारे साथ।